अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा लिक्विड से। इससे पहले हम मैटर एंड स्टेट की जो है फर्स्ट पेज और गैसेस स्टेट के बारे में पढ़ के आए हैं। आपने जो मॉलिक्यूल्स के बारे में और किस चीज़ के बारे में हमने पढ़ा है, अगर आपको आपने जानना है तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देख लें। फर्स्ट चैप्टर नंबर 5 मैटर एंड इट्स स्टेट। चलें लिक्विड पढ़ते हैं। इन लिक्विड पार्टिकल्स or molecules can move past one another, rotate and also change positions. However, they remain relatively close to one another like solid. तो अब लिक्विड के पार्टिकल्स में क्या होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, एक दूसरे को कोलाइड कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर से गुजर सकते हैं। दे रिमेन रिलेटिवली क्लोज टू वन अनदर लाइक सॉलिड। ये एक दूसरे से करीब करीब ही रहते हैं। यहाँ पे पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स क्या लिखा है, क्योंकि लिक्विड के जो है ना कुछ मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहते हैं। गैसेस में जैसे को होता है कि एक एक पार्टिकल अलग अलग होता है, लिक्विड में क्या होता है कि कुछ पार्टिकल 3-4 मिलके एक साइड पे होते हैं, 3-4 मिलके एक साइड पे होते हैं। यही लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, ये गैस के पार्टिकल्स हैं और ये हैं लिक्विड के पार्टिकल्स। तो लिक्विड के पार्टिकल्स ने क्या क्या होता है, ऐसे कह सकते हैं कि आप ग्रुप बनाए हुए होते हैं, बट वो ग्रुप दूर दूर नहीं होते, क्लोज क्लोज होते हैं। As the temperature of a liquid is increased, the amount of movement of individual particle or a molecule increase. जैसे जैसे टेम्परेचर देते जाते हैं, यानी कि उसे हीट देते जाते हैं, एनर्जी देते जाते हैं, वैसे वैसे जो है पार्टिकल्स मूव करने शुरू हो जाते हैं, वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। Thus liquid can flow or take the shape of their container, but they cannot be easily compressed because the molecules are already close together, constantly rotating, sliding and translating, thus allowing no space to exit. अब क्या कह रहे हैं कि अगर जब हम लिक्विड को एक किसी कंटेनर में डालें, लिक्विड यहाँ से वहाँ फ़्लो करता है, या आप सबको पता है, अगर किसी बॉटल में भी डाल दें लिक्विड को तो ऊपर से नीचे करेंगे तो वो फ़्लो करेगा। अगर उसे किसी कंटेनर में डालें तो उसको हम आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते, उसे दबाया नहीं जा सकता या उसे छोटी सी जगह में बंद नहीं किया जा सकता। लिक्विड का जितना वॉल्यूम है वो उतना ही लेगा, जितनी जगह वो लेता है वो उतनी जगह ही लेगा, उसे दबाया नहीं जा सकता, अनलाइक गैस। तो क्योंकि उसके मॉलिक्यूल क्लोज होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल तो बहुत दूर होते हैं, उन्हें कंप्रेस करने में कोई मसला नहीं होगा, पर लिक्विड के मॉलिक्यूल क्लोज होते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड भी कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं इधर से उधर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, तो वो एक दूसरे से दूर ज़्यादा नहीं होते। तो इसलिए वो क्या करते हैं, उनके पास कोई इतनी स्पेस नहीं होती कि वो कंप्रेस हो सकें। थस लिक्विड हैज़ नॉट शेप बट हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम। पर लिक्विड के पास कोई शेप नहीं होता, पर उनके पास एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम जैसे कि वेट के लें, गैस के पास कोई वेट नहीं होता, वॉल्यूम नहीं होता, लिक्विड के पास होता है। सॉलिड में क्या होता है, द पार्टिकल्स आर क्लोज एंड हैव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द इंडिविजुअल पार्टिकल और मॉलिक्यूल। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होती है, एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा जो है जुड़े हुए होते हैं, स्ट्रांगली है। इन सॉलिड द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स और individual particle or molecule are locked in a position and cannot move past one another. एक ही पोजीशन में लॉक हैं, ये देख रहे हैं ना, ये एक ही पोजीशन में लॉक हैं और ये एक दूसरे के ऊपर से गुजर नहीं सकते या मूव नहीं कर सकते। द पार्टिकल्स एटम और मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड रिमेन इन मोशन, वो मोशन में रहते हैं। हाउ एवर द मोशन इज़ लिमिटेड टू वाइब्रेशनल मोशन। उनकी मोशन क्या होती है सॉलिड के पार्टिकल्स की, क्योंकि ये एक दूसरे से टाइटली पैक होते हैं तो सिर्फ ये वाइब्रेट कर सकते हैं, इधर उधर नहीं जा सकते। इंडिविजुअल पार्टिकल मॉलिक्यूल्स स्टे फिक्स्ड इन अ प्लेस एंड वाइब्रेट नेक्स्ट टू वन अनदर। एक दूसरे के साइड पे वाइब्रेट करते रहते हैं जब इनको एनर्जी मिलती है। एज द टेम्परेचर ऑफ अ सॉलिड इज इंक्रीज, जैसे इनका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है यानी कि हीट दी जाती है, द अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज, वैसे वैसे इनकी जो वाइब्रेशन होती है वो इंक्रीज हो जाती है। बट द सॉलिड रिटेन इन शेप, पर सॉलिड अपनी शेप में ही रहता है। इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड इन प्लेस रिलेटिव टू वन अनदर, थस सॉलिड हैव अ हाई डेंसिटी। क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे से क्लोज रहते हैं तो सॉलिड के पास हाई डेंसिटी होती है, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। डेंसिटी की एग्जांपल में एक तरीके से आपको समझा दूँ सिंपल टर्म्स में, कि अगर आप किसी बुक को पानी में डालें तो वो पानी के अंदर चली जाएगी, और सेम जगह अगर आप किसी एक पेपर को पानी पर डालें तो पेपर डूब जाएगा, ठीक है। या फिर आप किसी फ़र को डालें तो वो फ़र तैरेगा ऊपर ही, पानी के अंदर नहीं जाएगा। तो ये इनकी डेंसिटी एक किस्म से ये डेंसिटी होती है। ये मैं ये नहीं कह रही कि ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है डेंसिटी की, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, ये आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे, बट एक मैं पॉइंट आपके दिमाग में डाल रही हूँ कि इस चीज़ को वॉल्यूम या डेंसिटी कह सकते हैं आप लोग। आगे देखेंगे हम क्या करते हैं।
कंप्लीट द मैट्रिक्स। स्टेट ऑफ मैटर क्या है? गैस, लिक्विड, सॉलिड, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, ये है लूजली, ये है फार अपार्ट, ठीक है, ये बहुत दूर दूर होते हैं। लिक्विड आर लूजली पैक्ड, ये लूज पैक हुए हुए होते हैं, पैक हुए हुए होते हैं पर लूजली पैक। सॉलिड्स आर पैक्ड, टाइटली पैक्ड, सॉलिड जो है एकदम एक दूसरे से टाइटली पैक्ड हुए हुए होते हैं। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, रैंडम मूवमेंट, ये कहीं पे भी जाके घूम सकते हैं, एक दूसरे से टकरा सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं। लिक्विड पार्टिकल्स की मूवमेंट क्या होती है? स्लाइड कर लेते हैं, एक दूसरे के ऊपर गुजर जाते हैं इधर उधर से। सॉलिड पार्टिकल्स की मूवमेंट क्या होती है? सॉलिड पार्टिकल्स की सिर्फ वाइब्रेशनल मूवमेंट होती है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इनके? गैस के कैरेक्टरिस्टिक जो है, नो शेप नो वॉल्यूम, गैस में कोई शेप नहीं है, गैस में कोई वॉल्यूम नहीं है। लिक्विड की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? नो शेप, लिक्विड में शेप नहीं है बट हैज़ वॉल्यूम, लिक्विड में वॉल्यूम है। सॉलिड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सॉलिड हैज़ शेप, इसका शेप भी होता है क्योंकि इसके पार्टिकल टाइटली पैक्ड होते हैं, और इसके पास वॉल्यूम भी होती है, इसके पास डेंसिटी होती है, ठीक। आगे हम पढ़ेंगे प्रोसेस इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ स्टेट, जो हमने पहले इस टॉपिक के पहले वीडियो में देखा था कि जो प्रोसेस होते हैं उनमें मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, इवेपोरेटिंग एंड कंडेंसेशन, ये क्या क्या प्रोसेस होते हैं इसके बारे में हम इस डायग्राम में पढ़ेंगे, और इस पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है अच्छे से समझा दूंगी इंशाल्लाह मैं आपको। डिमॉन्स्ट्रेट एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस दैट आर इन्वॉल्व इन चेंज ऑफ स्टेट। अब ये आपको गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड के जो चेंज होंगे स्टेट्स, उसके बारे में बताएंगे। उस सारे में ये चलेगा, मेल्टिंग मतलब पिघलना, फ्रीजिंग मतलब जमाना, बॉइलिंग मतलब उबालना, इवापोरेट माने कि जब उबले हुए, जब पानी उबलता है और जो धुआं उसमें से ऊपर निकलता है तो वो उसे इवापोरेशन प्रोसेस कहते हैं। और कंडेंसेशन प्रोसेस, जब वो वाटर वेपर होते हैं एयर में, जैसे कि अगर हम किसी पतीली पे ढक्कन रख दें और वो पानी उबल रहा हो, जब वो पानी उबल के ऊपर जाएगा तो उसे इवापोरेशन प्रोसेस कहेंगे। पर जब वो, अगर हम उस पर ढक्कन ढक दें और जब वो गैस लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए एनर्जी रिलीज़ करके, उसे हम कंडेंसेशन प्रोसेस करेंगे। ये एनर्जी रिलीज और गेन क्या होता है ये अभी हम पढ़ते हैं। व्हाट विल हैपन टू एन आइस क्यूब ऑन हीटिंग, अगर हम बर्फ़ को हीट करें, उसको हम आग चूल्हे पे रख दें तो क्या होगा? अच्छा मैं पहले बता दूं आपको, गेन का मतलब होता है लेना, ठीक है। एनर्जी गेन की जहाँ बात होगी कि तो मतलब आएगा कि एनर्जी लेना, और एनर्जी मतलब हीट एनर्जी की बात हो रही है, या हीट लेना। और रिमूव, एनर्जी गेन करना, एनर्जी लूज़ करना, रिलीज़ करना या लूज़ करना, इसका मतलब है एनर्जी को बाहर फेंक देना, ठीक है। As you have studied in the previous classes on heating, the particles in the ice cube will gain energy। अगर हम एक आइस को हीट करेंगे, एक बर्फ़ के टुकड़े को हीट करेंगे, यानी कि उसे आग दिखाएंगे, आग पे रखेंगे, तो क्या करेगा? वो एनर्जी लेगा, क्योंकि हम उसे हीट एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। तो वो हीट एनर्जी लेगा। मूव फास्टर एंड चेंज इनटू लिक्विड, अब उसका, अगर हम आइस के टुकड़े को हीट दिखाएंगे तो वो सॉलिड स्टेट में है, उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे ज़ोर ज़ोर से, और मूव फास्ट एंड चेंज इनटू लिक्विड, और वो क्या करेगा? वो पिघल के लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड मेल्टिंग। आपको पता है पिघलने का मतलब जो होता है वो मेल्टिंग होता है। व्हाट विल हैपन इफ़ द हीटिंग ऑफ द आइस क्यूब इज़ कंटिन्यूड, अगर हम मेल्ट होने के बाद उसको गैस पे ही रखें, आग चूल्हे पे ही रखें, उसे हीट एनर्जी देते रहें, तो क्या होगा? द आइस क्यूब विल कन्वर्ट टू वाटर। अब वो आइस, व्हाट विल हैपन इफ़ द हीट ऑफ द आइस क्यूब इज़ कंटिन्यूड, द आइस क्यूब विल कन्वर्ट टू वाटर। इफ़ हीट इज़ कंटिन्यूड द वाटर विल गेन मोर एनर्जी। अगर हीट कंटिन्यू रहेगी तो उसके पार्टिकल्स को और एनर्जी मिलती रहेगी, क्योंकि हीट हम दे रहे हैं उसे। द टेम्परेचर विल राइज एंड द एट दैट पॉइंट द इट विल बॉइलिंग। अब क्या होगा? जब हम उसके पार्टिकल्स को हीट देंगे तो हीट तो उन्हें मिलती रहेगी, वाइब्रेशन और तेज़ होना स्टार्ट हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अगर टेम्परेचर मतलब गर्मी की शिद्दत बढ़ जाएगी उसकी। तो इस पॉइंट पे क्या होगा? बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। पानी को जो है बॉयल, ये सब ने पानी तो उबालना सबको आता होगा, सब ने पानी उबलता हुआ देखा होगा, ये सिंपल बातें हो रही हैं। व्हाट विल हैपन इफ़ द वाटर केप्ट इन अ फ्रीज़र फॉर अ डे, क्या होगा अगर हम उस पानी को एक फ्रीज़र में रख दें? फ्रीज़र का तो पता है ना, फ्रिज में होता है ऊपर फ्रीज़र, उसमें रख दें तो क्या होगा? इन फ्रीज़र द वाटर पार्टिकल्स विल रिलीज़। अब क्या होगा? जो पार्टिकल्स को जो हीट एनर्जी मिली है ना, वो रिलीज़ हो जाएगी। मूव लेस एंड चेंज टू फ्रोजन आइस, अब क्या होगा? पार्टिकल्स मूव करना बंद कर देंगे। जब हमने सॉलिड पार्टिकल आइस क्यूब को हीट एनर्जी प्रोवाइड की थी, तो क्या हुआ था कि पार्टिकल ज़ोर ज़ोर से मूव होना शुरू हो गए थे, अपनी जगह से हिल हिल रहे थे और वो लिक्विड में चेंज हो गए थे। अब हमने उसे फ्रीज़र में रख दिया तो उन्होंने क्या किया है? एनर्जी लूज़ की है,
पहले हम हीट एनर्जी दे रहे थे, अब वो जो पार्टिकल्स हैं पानी के एनर्जी लूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब जब वो एनर्जी उनको मिली थी वो लूज़ कर रहे हैं, तो वो अब खामोश होना शुरू हो जाएंगे, मतलब वो अपनी वाइब्रेशन रोक देंगे एंड चेंज इनटू फ्रोजन आइस, और फिर से वो ठंडे बर्फ़ में तब्दील हो जाएंगे। ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होगा, मोर वाटर विल ऑल्सो एवापोरेट एंड कन्वर्ट टू अ गैसेस स्टेट ऑफ वाटर। मोर वाटर विल ऑल्सो एवापोरेट, और ज़्यादा पानी जो है एवापोरेट भी होगा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। जब हम उसे हीट कर रहे होते हैं ना, अब जब हम हीट कर रहे होते हैं वो बात हो रही है, फ्रीज़र वाली बात छोड़ते हैं अभी। तो उस जब हम उसे हीट कर रहे होते हैं तो वो एवापोरेट करता है पानी। आपको देखा है ना, जो भाप बन के निकलती है पानी में से, उसे एवापोरेशन कहते हैं, कॉल्ड द वाटर वेपर्स। और जो वो पानी, अगर हम धुएं वाले पानी के ऊपर हाथ रखें, जैसे कि हम नीचे से चूल्हा जलाया हुआ है, पानी हमारा उबल रहा है और हम उसके ऊपर हाथ रखें, तो देखिए आपका हाथ नम हो जाता है, ठीक है। तो वो जो नम हो जाता है ना, तो वो वाटर वेपर निकल रहे होते हैं, उस चीज़ को बस वाटर वेपर का नाम दिया है। इफ़ द वाटर वेपर आर कूल्ड, अगर उन्हीं वाटर वेपर को आप ठंडा कर दें, एनर्जी विल बी रिलीज एंड द गैस स्टेट विल कन्वर्ट इनटू अ लिक्विड वाटर। अब ये वही बात कर रहे हैं जो मैंने आपको एग्जांपल में समझाई है, कि जब हम ढक्कन ढक देते हैं, वाटर ऊपर की तरफ आ रहा होता है धुआं, और हम उस पानी पे ढक्कन ढक दें, ठीक है, और गैस को बंद कर दें हम। अब क्या होगा, जो ऊपर लगे हुए होंगे हमारे वाटर वेपर्स, क्या करेंगे, वो एनर्जी रिलीज़ कर देंगे, क्योंकि हीट एनर्जी ख़त्म हो गई है। अब हम उसे एनर्जी नहीं दे रहे, अब वो अपनी एनर्जी छोड़ेंगे, और जब वो छोड़ेंगे तो गैस के जो वेपर हैं वो लिक्विड के फॉर्म में, ऊपर देखा होगा आपने ढक्कन में पानी भर जाता है, ठीक है। वो जो गैस ऊपर चिपका होता है वाटर वेपर, वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या होता है फिर, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब जब गैस पानी में तब्दील होता है उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। दीज कन्वेंशन इन स्टेट इज शोन इन डायग्राम बिलो। अभी हमें डायग्राम में दिखाया गया है, नीचे क्या कह रहे हैं कि एवापोरेशन, जब हमने हीट दी पानी को तो एवापोरेशन हुआ। एवापोरेशन क्या हुआ, कि वो पानी भाप में बदल गया। उसके बाद क्या हुआ, जब हम उसने हीट रिलीज़ की, देखें ये रेड एरो जो है ये हीट एब्जॉर्ब का है, मतलब हीट हम उसने एब्जॉर्ब की पानी ने, और नीला एरो हीट रिलीज़ का है कि पानी ने हीट छोड़ दी। इवापोरेशन में क्या हुआ, पानी ने हीट ली, तो क्या हुआ, धुआं बना, भाप बनी, सही है। फिर भाप ने जब एनर्जी छोड़ दी पानी ने, तो वो कंडेंसेशन में चेंज होकर भाप वापस पानी में कन्वर्ट हो गई। मेल्टिंग में क्या हुआ, हमने मेल्टिंग में भी हीट दी, जब हम आइस को मेल्ट करते हैं तो उसे हीट देते हैं, और जब उसने हीट रिलीज़ की तो वो बर्फ़ बन गई, जब पानी ने हीट छोड़ दी तो वो बर्फ़ बन गया। अब ये जो मैंने आपको ये पूरा पैराग्राफ बताया है, ये इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। केमिस्ट्री के फर्स्ट सेकंड चैप्टर में आता है, वेपराइजेशन, वेपर एंड कंडेंसेशन प्रोसेस, ये सारा आता है। तो ये सारा बेसिक है, और उसमें भी मेरे ख्याल से यही एग्जांपल दी है, क्योंकि अगर मेरे दिमाग में एग्जांपल है तो ये मैंने पढ़ी है कहीं ना कहीं। सो उम्मीद है कि आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से कवर हो गया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा बहुत। और अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि क्या आपको समझ नहीं आया, मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और आपको अगर गैसेस का देखना है तो पिछले लेक्चर में मैंने गैसेस का पढ़ाया है, अगले टॉपिक में अगला कवर करेंगे इंशाल्लाह। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें अगर आपको समझ आई और अच्छी लगी हो तो, और सब्सक्राइब भी कर दें, और अपना ख्याल रखिएगा, और अल्लाह हाफ़िज़।